नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज दुबे, अध्यापक जिला प्रवक्ता अटेवा सुल्तानपुर, आप लोगों का पुनश्च अपने चैनल फंगरेजी ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। ये आवश्यकता ही है कि आज हम आपको जो है मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को यूपी टेट पास करना है, जो कि आपके लिए एक चैलेंज है। एंड आई बिलीव यू विल डू इट। मुझे विश्वास है आप सभी लोग ये करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रवाद संप्रदाय। इसके पहले हमने मनोविज्ञान के कई संप्रदाय आपके सामने पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। मनोविज्ञान के जो 10 संप्रदाय हैं मित्रों, ठीक है, 10 संप्रदायों में ये मान चलिए कि अगर सीडीपी 30 नंबर का आता है तो उसमें 10 नंबर आपका मनोविज्ञान के संप्रदायों से आता है। आपको करना क्या है, इन 10 मनोविज्ञान के संप्रदायों को अक्षरशः कंठस्थ कर लेना है। कौन कौन से मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं, उनके क्या प्रतिपादक हैं, इसको आपको एकदम दिमाग में अक्षरशः बैठा लेना है। और बिलीव मी दैट यू विल गेट 10 मार्क्स आउट ऑफ 30। कम से कम 30 में 10 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाने वाला है। लेकिन भाई आपको करना क्या है, आपको रोज का रोज दोहराना है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद संप्रदाय। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद संप्रदाय, जो कि कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित एक क्रांतिकारी विचारधारा है। इसके प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। कौन है प्रतिपादक? कुर्ट लेविन, ठीक है, दिमाग में बैठाइए, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और आप जान लीजिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में पूछा जाता है। वो ये होता है कि जो संप्रदाय के नाम है भैया, ये लोग एकदम परेशान करके रख दिए हैं। एक ही संप्रदाय का कई नाम होता है, एक ही सिद्धांत का कई नाम होता है, ठीक है। अब क्षेत्रवाद है, इसका नाम अब आप कल्पना करिए, तलरूप सिद्धांत बोल दिया, सदिश विज्ञान सिद्धांत बोल दिया, आप कंफ्यूज कर जाएंगे ना भाई, ये क्या बोल रहे हैं। तो आपको इन सिद्धांतों का नाम क्यों पड़ा, इसको भी दिमाग में बैठाना है। आज हम बहुत ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, रिपीटिशन हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अक्सर हम अपने वीडियो के शुरू में ही पहले सारे जितने भी संप्रदाय हैं, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, उसके बाद संज्ञानवाद, सामाजिक संज्ञानवाद, ठीक है, फिर क्षेत्रवाद, फिर उसके बाद प्रयोजनवाद, उसके बाद जो है मानवतावाद, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो आप पहले खत्म कर लीजिए, इसमें छोटा सा वीडियो है क्षेत्रवाद संप्रदाय। इसके बाद हम आपको एक बार फिर समीक्षा करके दोहरा देंगे। आज हम लास्ट में दोहराने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के जनक कौन है? अभी आपको बताया मैंने, कुर्ट लेविन साहब हैं। क्षेत्रवाद का उद्भव और विकास। क्षेत्रवाद का उद्भव कहां से हुआ है? क्षेत्रवाद का जन्म गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से हुआ है। यहां पर भी क्वेश्चन बन गया आपका, क्षेत्रवाद का जन्म किस सिद्धांत से हुआ, किस संप्रदाय से हुआ है, किस सिद्धांत से हुआ है, जो भी आ जाए क्वेश्चन। तो क्षेत्रवाद का जन्म कहां से हुआ है? गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से हुआ है। यह विचारधारा समग्र अनुभव और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित है, ठीक है। यानी ये विचारधारा समग्र अनुभव, अनुभव मतलब समझ रहे हैं, एक्सपीरियंस, और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो होती हैं जिसमें हमारा समझ का विकास होता है, उस पर आधारित है। इसमें कुर्ट लेविन का क्या योगदान है? लेविन ने मनोविज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें व्यवहार को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच गतिशील अंतःक्रिया के रूप में देखा गया। यानी
ठीक है। एक किस्म समझ लीजिए यहाँ पर पर्सन है, व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर गोल है, लक्ष्य है। तो इन्होंने बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर्यावरण बीच में आया है, क्या है, पर्यावरण, ठीक है। और इसके बीच में एक अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया क्या होती है, अंतःक्रिया। तो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक गतिशील अंतःक्रिया के रूप में इस सिद्धांत को इन्होंने समझाया। आगे आप समझेंगे क्या हम कह रहे हैं। अभी मोटा मोटा समझ लिया आपने। पहला क्या समझा, क्षेत्रवाद के प्रतिपादक कौन है, कुर्ट लेविन है। कौन है, कुर्ट लेविन। क्षेत्रवाद का जन्म कहां से हुआ है, गेस्टाल्टवाद से हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, व्यक्ति और लक्ष्य जो उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसको उसे प्राप्त करना है, उसके बीच में क्या है, पर्यावरण है। तो ये अंतःक्रिया के रूप में व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक गतिशील अंतःक्रिया के रूप में इसको समझाया गया है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर समझने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। इस सिद्धांत के बारे में किताबों में भी और आपके क्वेश्चन बैंक में और एग्जाम में भी बहुत सीमित क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपको जो इसमें मेन चीजें हैं वो दिमाग में बैठानी है, बस इतना ही आपको पर्याप्त है। क्षेत्रवाद के विभिन्न नाम, अभी मैंने बोला था आप लोगों से कि इसमें जो है आपको कई नाम आते हैं, किसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है। इसके 3 नाम है बेसिक, ठीक है, बेसिकली। और क्यों है अभी उसको हल्का सा मैं समझाते चलूंगा, बाद में अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला नाम क्या है इसका, क्षेत्रवाद सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, ठीक है। यहां पर हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, ठीक है। अब क्षेत्रवाद नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्षेत्रवाद क्यों नाम पड़ा, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा नाम है सदिश विज्ञान सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर साइंस थ्योरी। दिशा और गति का गणितीय विश्लेषण। सदिश मतलब जब एक ही दिशा में आदमी चलता है उसको सदिश कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र मतलब फील्ड, एक फील्ड है फिर दूसरी फील्ड है, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में कब जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तल रूप क्यों पड़ा, टोपोलॉजिकल थ्योरी क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया है, ठीक है। उसमें इन्होंने समझाया है कि किस तरह से जो है ये क्षेत्रवाद जो सिद्धांत है वो किस तरह से कार्य करता है। तो तल रूप सिद्धांत जो है ये मैथ से लिया गया है, टोपोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं इसको। टोपोलॉजिकल थ्योरी एक्चुअली ये होती है, जैसे मान लीजिए ज्यामिति है, ठीक है, मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, अब इसको हम मान लीजिए उल्टा मार देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये फिर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है, फिर भी ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी। या कोई कोण है मान लीजिए, ठीक है, ए बी सी, यहां पर आपको ये कोण दिया है 45 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री दिया है, 45 नहीं 45 45 तो ये 90 हो जाएगा, बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोण जो है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 45 और 30 कितना हो गया, 5 और 4 3 75 हो गया। 180 में से 75 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5 और ये हो गया 16 में से 7 गए 9 7 16, 95 डिग्री, ठीक है। तो हो ये 95 डिग्री मान लीजिए हो गया। इस पे आखिर मत जाइए आप। अब मान लीजिए इसको इन्होंने ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, एबीसी ये हो गया, ठीक है। और एबीसी फिर वही 95 डिग्री हो गया, बी आपका जो है 30 डिग्री हो गया और सी आपका 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर टोपोलॉजिकल मैथ में जो थ्योरी है ये कहती है कि इनका रूप आप कैसे भी बदल दें, ठीक है, आकृति को चाहे तोड़ मोड़ दें, इधर का उधर कर दें, दिशा बदल दें, इससे सिद्धांत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने जो सिद्धांत सिखाया है, इन्होंने भी यही चीज बताया कि ये सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होता है, इसीलिए इसका नाम तल रूप सिद्धांत भी दिया गया है, टोपोलॉजिकल थ्योरी भी दिया गया है। अभी के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त समझना। आपने क्या सीखा अभी तक, अभी तक आपने सिर्फ एक बात सीखी। पहली बात क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद के जनक कौन है, कुर्ट लेविन है,
क्षेत्रवाद का जन्म कहां से हुआ है? गेस्टाल्टवाद से हुआ है। क्षेत्रवाद के अन्य नाम क्या है? पहला है क्षेत्रवाद सिद्धांत, दूसरा है सदिश विज्ञान सिद्धांत और तीसरा है कलरूप सिद्धांत। ये अभी आपने सीखा है, मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। ठीक है, क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह। सदिश विज्ञान एक ही दिशा में चलना। कलरूप मैंने सिद्धांत दिया, ठीक है, टोपोलॉजिकल थ्योरी है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में एक रूपता। ठीक है, तो यहां पर आगे अब हम लोग बढ़ने के लिए तत्पर हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। व्यवहार की व्याख्या के 3 स्तंभ जो उन्होंने बताया है मेनली, यानी क्षेत्रवाद के 3 सिद्धांत इन्होंने बताया है। कौन कौन सिद्धांत बताया है? यहाँ पर थोड़ा अक्षर छोटे लिखे हुए हैं, मैं प्रयास करता हूं, देखिए अगर बड़ा हो जाए मजा आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बड़ा होता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख दूंगा, आप लोग समझते चलिए बस। ठीक है, तो इन्होंने क्षेत्रवाद के 3 स्तंभ बताए, 3 सिद्धांत बताए हैं व्यवहार की व्याख्या के। पहला है कर्षण शक्ति। कर्षण मतलब अट्रैक्शन, एक किस्म समझ लीजिए आकर्षण, जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन या आकर्षण। तो जब आवश्यकता होती है, हम लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, तो लक्ष्य की ओर आकर्षित करने वाली एक मनोवैज्ञानिक शक्ति पैदा होती है। यानी ये मनुष्य है और उसका एक गोल है, लक्ष्य है, तो यहां पर क्या होगा, मनुष्य जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है एक आकर्षित होगा, यानी कर्षण शक्ति उत्पन्न होगी अपने लक्ष्य की तरफ, आवश्यकता के अनुरूप वो जो है आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा। यानी कर्षण शक्ति का मतलब हो गया व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो आकर्षित होगा, इसको हम लोग कर्षण शक्ति कहते हैं। लक्ष्य की ओर आकर्षित करने वाली मनोवैज्ञानिक शक्ति है ये। आगे भी डिटेल पढ़ने वाले हम लोग, ये मत सोच ये खत्म कर दे रहे हैं हम आप, ठीक है, अभी हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। दूसरा है सदिश गति सिद्धांत, निश्चित दिशा में लक्ष्योन्मुखी गतिविधि। अब यहाँ पर पर्सन हुआ और गोल हुआ, तो वो पहले अगर उसको भूख लगी है तो भोजन की खोज में वो लक्ष्य की तरफ भागेगा, प्यास लगी है तो पानी की खोज में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। ये सदिश गति सिद्धांत। और गतिशीलता सिद्धांत क्या है? बाधाओं को पार करने की अनुकूलन क्षमता, यानी जो हमारे बीच में बाधाएं आएंगी, ठीक है, हम यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर गोल है, तो अगर हम यहां से यहां चलेंगे तो बीच में बाधाएं भी आएंगी। ठीक है, अब उनको पार करते समय हम क्षेत्र परिवर्तन करेंगे, ठीक है, और उसमें अधिगम प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, और ये जो सिद्धांत है ये गतिशीलता का सिद्धांत कहलाता है। आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा? क्षेत्रवाद के जनक कुर्ट लेविन है, इसका उद्भव कहां से हुआ है? गेस्टाल्टवाद से हुआ है। ठीक है, क्षेत्रवाद के 3 नाम हैं, क्या क्या नाम है? एक क्षेत्रवाद है, दूसरा सदिश विज्ञान सिद्धांत है, तीसरा कलरूप सिद्धांत है। इसके बाद आपने क्या सीखा? क्षेत्रवाद के मुख्य 3 सिद्धांत हैं, पहला कर्षण शक्ति, दूसरा सदिश गति सिद्धांत, तीसरा गतिशीलता। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। कर्षण शक्ति क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, कर्षण मतलब आकर्षण, खींचना, ठीक है, आवश्यकता से प्रेरणा तक, ठीक है, आवश्यकता से प्रेरणा तक, यानी हमारी आवश्यकता से हमारी प्रेरणा हमारे लक्ष्य तक। कर्षण शक्ति का क्या सिद्धांत है? जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या लक्ष्य की आवश्यकता होती है, अक्षर छोटे होंगे कोई बात नहीं, आप ठीक है मेरी आवाज सुनिए। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या लक्ष्य की आवश्यकता होती है तो एक मनोवैज्ञानिक कर्षण शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अभी हमने समझाया था, ये पर्सन है, ये गोल है, तो यहां पर बीच में क्या उत्पन्न होता है? कर्षण शक्ति। ठीक है,
तो जब हमें किसी चीज की आवश्यकता, अब कब होती है कर्षण शक्ति? जब हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। जब हमें आवश्यकता होती है तो एक मनोवैज्ञानिक कर्षण शक्ति उत्पन्न होती है, जो कि हमें या उस व्यक्ति को या अधिगमकर्ता को लक्ष्य की तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। यहाँ पर उदाहरण समझिए, प्यास की स्थिति। यदि किसी अधिगमकर्ता को पानी की आवश्यकता है तो वह स्वतः ही पानी की स्रोत की ओर बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? यानी क्या है, हमको आवश्यकता हुई, पहली चीज क्या हुई? आवश्यकता किस चीज की? ठीक है, पानी की। कब? जब हमें प्यास लगी। कब? जब हमें प्यास लगी तो पानी की आवश्यकता हुई। ठीक है, अब हमारी क्षमता है कि हम पानी खोज सकते हैं, तो पानी की तरफ हम बढ़ेंगे, ये हमारी क्षमता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? या तो नल मिलेगा, ठीक है, या कुआं मिलेगा, या नल की टोटी मिलेगी, या बाल्टी में पानी रखा होगा, और हम क्या करेंगे? लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर कर्षण शक्ति बताया गया आपको। कर्षण शक्ति यानी हमारा जो लक्ष्य है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है, यदि हमें आवश्यकता है तो। अगर हमें आवश्यकता है तो हमारा लक्ष्य यानी पानी का स्रोत हमें स्वयं ही आकर्षित करता है, और अगर हमारे अंदर क्षमता होती है तो हम उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी बात पे दूसरा सिद्धांत आपका शुरू होता है। दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है आपका? सदिश गति सिद्धांत। ये सिद्धांत यहाँ पर ध्यान दें, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर वही चीज है, यहाँ पर पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्य है, गोल है, पी मतलब पर्सन, जी फॉर गोल मतलब आदमी, व्यक्ति या अधिगमकर्ता, और जी फॉर गोल मतलब लक्ष्य है। ठीक है, अब यहाँ करेगा, अगर प्यास लगी है तो क्या करेगा? पहले पानी पीने जाएगा कि कुछ और करने जाएगा? किसी से बातचीत करने जाएगा, या पान की दुकान पे पान खाने जाएगा? जाहिर सी बात है, पहले प्यास लगी है तो पानी के लिए जाएगा वो। तो यहाँ पर सदिश गति सिद्धांत क्या करती है? एक सदिश गति होती है विज्ञान में, एक अदिश गति होती है। सदिश गति मतलब होता है एक दिशा में चलना, अदिश गति जिसकी कोई दिशा न हो। ठीक है, वेक्टर थ्योरी कहते हैं इसीलिए इसको। निश्चित दिशा की अवधारणा। सदिश गति वह गति है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है। अधिगमकर्ता यानी जो सीखने वाला होता है अपने लक्ष्य की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ता है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। और जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है तो लक्ष्य प्राप्ति के बाद जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति उस विशेष दिशा में आगे नहीं बढ़ता। जब पानी पी लिए तो क्यों आगे बढ़ेंगे? ठीक है, गति रुक जाती है जब तक कि कोई नई आवश्यकता उत्पन्न ना हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। हमको प्यास लगी है तो पहले हम पानी हमको जहां मिलेगा वहां जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा अधिगम यहाँ पर रुक जाएगा जब तक कि हमें किसी नए लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, नई आवश्यकता ना मिल जाए। दिस इज अप्लाइड इन आवर लाइफ ऑल्सो गाइस। ठीक है, अगर आप ध्यान दें, एक कहा गया है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सफलता जो होती है वो कोई एक डेस्टिनेशन यानी गंतव्य स्थल नहीं होता है कि हमारा लक्ष्य ये है अब हम यहीं जाके रुक जाएंगे। लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल। ठीक है, एक समय था मैं सोचता था कि मुझे कुछ कमाई हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे, मेरा परिवार चलने लगे, ये मेरा लक्ष्य था। ठीक है, तो मैंने कोचिंग डाली, ब्रिटिश एकेडमी डाली, इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर डाला, ट्यूशंस किए। फिर उसके बाद सोचने लगा कि दूसरा लक्ष्य बना हमारा तुरंत, अरे अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो और मजा आ जाए। फिर सरकारी नौकरी तैयारी किए, वो भी हो गया। फिर हम गवर्नमेंट टीचर हो गए। फिर दिमाग में आया उसके बाद दूसरा लक्ष्य बना यानी आवश्यकता। हमें लक्ष्य यानी मेरी आवश्यकता के अनुरूप मेरा लक्ष्य बना, उसको हमने पा लिया। अगर पा लिया तो दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। फिर हमने सोचा यार स्कूल डाल दे, प्राइवेट स्कूल डाल दे, एक स्कूल डाले, चलो वो भी मिल गया। फिर मन में आया एक स्कूल और डाल दे, हाई स्कूल इंटर कॉलेज डाल दे, वो भी डाल दिया हमने। तो क्या है, यहाँ पर जो है आवश्यकता के अनुरूप हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
यही है कि लक्ष्य जो होता है कोई एक निश्चित गंतव्य स्थल नहीं होता है कि जहां पर जा करके हमारी यात्रा समाप्त हो जाए, बल्कि एक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हम आवश्यकता के अनुरूप नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस नए लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सक्सेस कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सदिश गति सिद्धांत क्या है, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए हम उसी दिशा में चलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, most of the children, most of the people, what they do, they just distracted, they are distracted from their path। अब लक्ष्य ये है, उनका लक्ष्य यहां जाना है, ठीक है, उनको जाना था सीधे इस लक्ष्य पे, वो गलती क्या करते हैं, इस लक्ष्य से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। कितना, पहले जो है मान लो, ठीक है, थोड़ा सा 5 डिग्री पे हो गए। अब यहाँ पर अगर एक ग्राफ बना दिया जाए तो ये मान लीजिए लक्ष्य का रास्ता है, ये वाला लक्ष्य का रास्ता है, और डिस्ट्रैक्ट कहाँ हो रहे हैं, पहले इतना हुए, फिर इतना हुए, फिर इतना हुए, फिर इतना हुए, फिर इतना हुए, यानी वो डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है एक समय के बाद कि लक्ष्य तो नहीं मिल पाता है, हाँ कहीं और किसी और लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड लेसन, बहुत अच्छी शिक्षा है फॉर द चिल्ड्रन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनको वो सोचते हैं अरे यार थोड़ा सा ही तो लक्ष्य से हटे हैं, जाने दो, अभी फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गलत संगतों में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो लक्ष्य से बहुत दूर भाग जाते हैं, और जब इतना दूर चले जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता है कि लक्ष्य से कितना दूर चले गए। आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। इसका फायदा क्या है, एकाग्रता और फोकस होता है, ठीक है, यानी हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारा फोकस जो है एक ही तरफ होता है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम के दौरान व्यक्ति अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है और विचलित नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अभी तक क्या हमने सिखाया आपको, क्षेत्रवाद सिद्धांत। इसके जनक कौन है, कोटलेविन है। इसका जन्म कहां से हुआ है, गेस्टाल्ट। एवरी, ठीक है, लाइन हैज ए क्वेश्चन which can arise, which can be asked in your UP TET examination, so be focused, ठीक है, on every line। क्षेत्रवाद के प्रतिपादक कौन है, कोटलेविन है। इसका जन्म कहां से हुआ है, गेस्टाल्टवाद से हुआ है, ठीक है। क्षेत्रवाद के और कौन कौन से नाम है, क्षेत्रवाद है, सदिश विज्ञान सिद्धांत है, तल रूप सिद्धांत है। अब क्षेत्रवाद के मेन 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, अभी आपको मैंने बताया, कर्षण शक्ति, दूसरा सदिश गति सिद्धांत, और तीसरा है गतिशीलता, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा गतिशीलता का सिद्धांत क्या होता है, समझिए अब आप लोग। गतिशीलता और अनुकूलन, और यहीं पर आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि इसका नाम क्षेत्रवाद क्यों रखा गया है, सदिश क्यों रखा गया है, बता दिया मैंने, ठीक है। एक ही दिशा में भ्रमण करते हैं, इसीलिए सदिश विज्ञान सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। पहला वाला मैंने बता दिया, कर्षण शक्ति क्यों करते हैं, क्योंकि लक्ष्य के प्रति हम आकर्षित होते हैं। अगर हमें आवश्यकता है, भूख लगी है तो खाना की तरफ, प्यास लगी है तो पानी की तरफ हम आकर्षित होती हैं, तो कर्षण शक्ति सिद्धांत हो गया, ठीक है। सदिश गति इसलिए हो गया कि हमको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम एक ही दिशा में चलते हैं, इसीलिए वो सदिश विज्ञान सिद्धांत हो गया। लेकिन ये क्षेत्रवाद नाम क्यों रखा गया भाई बड़ा गजब बात है, इतने इतने नाम ये लोग लिख के चले गए हैं, और जिसको तैयारी करनी है बैठ के याद करे भाई। चलिए, गतिशीलता और अनुकूलन क्या होता है समझिए अब आप लोग, ठीक है। हमें किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, लक्ष्य निर्धारण करते हैं, यानी गोल। गोल बताया गया है, क्रिस्टल क्लियर गोल। इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ देन यू मस्ट हैव ए क्रिस्टल क्लियर गोल। अगर आपको अपने जीवन में कोई, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके पास एकदम स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। नेवर गेट डाइवर्टेड और गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर पाथ। अपने लक्ष्य से कभी विचलित मत होइए। अगर आपने एक लक्ष्य बना लिया जो कि क्रिस्टल क्लियर है, जो चीज आपको बनना है वही बनना है। जैसे आपको यहाँ पर बताया गया, प्यास लगी है तो प्यास पहले बुझाओ, उसके बाद भैया खाने की चिंता करो, उसके बाद जो है पान की दुकान पे दोरा खाने जाओ, या उसके बाद दोस्तों से गपशप करो, उसके बाद टीवी देखो, ठीक है। कुछ भी करना है, लेकिन पहले प्यास लगी है तो क्या करना है, प्यास लगी है तो पहले प्यास बुझाना है, हमको पानी के पास जाना है। तो लक्ष्य निर्धारण पहला हो गया। अब जब लक्ष्य निर्धारण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड नंबर पर आएगी बाधा। क्या आएगी, बाधा आएगी, ठीक है।
बाधा बहुत तरह की आती है। यहाँ तो मान लीजिए आपको प्यास लगी थी, आप सीधे नल के पास चले गए, पानी मिल गया। अब नल में मान लीजिए पानी नहीं आ रहा था, तो आप क्या करेंगे? चेक करने जाएंगे, भैया मोटर तो नहीं खराब है। अगर मान लो मोटर खराब है तो आप मिस्त्री बुलाएंगे, मिस्त्री से मोटर सही कराएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइट आ रही है, लाइट भी नहीं आ रही है तो लाइट वाले को फोन करेंगे। तो लाइट की व्यवस्था आ गई, आपने फोन किया, लाइट आ गई, फिर मोटर चला, फिर जाकर टंकी में पानी भरा, तब जाके नल से पानी मिला ना आपको। तो यहां पर बाधाएं आई आपको। उस बाधा को जब आप पार करते हैं तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं क्षेत्र परिवर्तन। यहां पर आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपका अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम। आपके पास जो है मोटर जो बिगड़ गया था, उसके मिस्त्री का नंबर नहीं था, तो किसी दोस्त से मिस्त्री का नंबर लिए आप, और आपको ये भी पता चला कि मोटर बनवाने पर कितना पैसा लगता है, इसमें कौन कौन सी फॉल्ट आती है, कौन सी स्विच से कौन सा मोटर चलता है और क्या क्या गड़बड़ी आती है, तरह तरह की बातें आपने सीखा। क्या इनका प्राइस लिस्ट है, बार्गेनिंग आपने किया होगा मोटर वाले मिस्त्री से, भैया इतना नहीं यार, 500 रुपया बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 400 ले लो, 300 ले लो। किसी से फोन कराए होंगे, अरे यार इनसे बात कर लो, ठीक है, बहुत पैसा ले रहे हो। तो यहाँ तरह तरह की बातें आई होंगी, अधिगम। अभी इसको अन्य चीजों से भी मैं जोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये तो यहाँ पानी प्यास की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्षेत्रवाद रखा गया है। इस दौरान क्या होता है, अधिगम सीखते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम नई रणनीतियां सीखते हैं, नई स्ट्रेटजी सीखते हैं, बाधा का सामना करते हैं, और अंत में हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक गतिशीलता है। यहां से चले, घूमते 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 हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। पहले लक्ष्य को प्राप्त करना था, हमारा ध्येय क्या था, लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट मी टेल यू माई एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे एक प्राइवेट स्कूल डालना था। आई वॉज ए गवर्नमेंट टीचर बट स्टिल आई वॉन्टेड टू स्टैब्लिश और सेटअप माई ओन प्राइवेट स्कूल। फॉर दैट मैंने क्या किया, स्कूल स्थापित करने के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करिए, मैं स्कूल डालना है। ठीक है, स्कूल डालना है, तो ये मेरा लक्ष्य निर्धारण हो गया। बाधाएं क्या आई, अरे इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, कहाँ से पैसे की फंडिंग कहाँ से होगी। ठीक है, जमीन लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो जमीन के लिए दलाल ढूंढे, तो उसके बाद बार्गेनिंग किया, फिर उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इतना ढेर सारा, तो लोन की व्यवस्था, लोन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, चलो किसी तरह मैनेज करके जमीन ले लिया। जमीन ले लिया तो अब कमरे बनवाने हैं, मिस्त्री चाहिए, अच्छा मिस्त्री चाहिए, शटरिंग वाला, ये वो दुनिया भर का, सीमेंट मोरक ईटा से कहाँ से मिलना है, तरह सबके नंबर हमारे पास आ गए। आज हमको मिस्त्री बुलाना हो, कमरा बनवाना हो, फोन कर दे, मिस्त्री आ जाएगा, ईटा भी आ जाएगा फोन करने से, और काम भी लग जाएगा। तरह तरह की बाधाएं आई, किसी तरह कमरा उमरा खड़ा कर लिए। अब मान्यता कहाँ से मिलेगी भैया, मान्यता प्राइवेट स्कूल की बहुत टफ होती है, इसके लिए सारे विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब जितने विभाग होते हैं सब में एनओसी लो, उसमें तरह तरह के कागज बनवाओ, तब जाके मान्यता मिलेगी। तो ये सब क्या है, बाधाओं को पार करते 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 हम यहाँ पर नए क्षेत्र में आ जाते हैं, क्षेत्र परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर हम नई रणनीति सीखते हैं, कैसे किससे काम लेना है। ठीक है, और यहाँ पर बाधा का सामना करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं, और लास्ट में हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये है गतिशीलता का सिद्धांत, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत कुछ समझा दिया आपको हमने, बहुत डिटेल में समझा दिया, इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट में समराइज करते हैं। ठीक है, अधिगम की परिभाषा क्या हुई, अधिगम की परिभाषा, ये क्या कर रहे हैं हम भाई, गलत बटन दबा के बैठ गए। ठीक है, अधिगम की परिभाषा क्या हुई, लेविन के अनुसार। लेविन के अनुसार जब व्यक्ति बाधाओं का सामना करता है और उन्हें पार करने के लिए नए तरीके खोजता है, तो उसका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बदल जाता है, और यह क्षेत्र परिवर्तन ही वास्तविक अधिगम है। व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन और नई समझ का विकास होता है। ठीक है, आज मनोज दुबे जो आपके सामने दिख रहे हैं, आज के 10 साल 15 साल पहले के मनोज दुबे से बहुत डिफरेंट है।
बहुत जीवट आदमी हो गए हैं, तरह तरह के तनाव झेल लेते हैं, उनको दुनियादारी का ज्ञान हो चुका है। ठीक है, किस तरह से जो है समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपनी बात को रखा जाता है, अपनी बात को मनवाया जाता है। ठीक है, तरह तरह की चीजें हमने अपनी जिंदगी में सीखा है। तो यही वास्तविक अधिगम है, दुनियादारी। दुनियादारी, ठीक है, यानी पढ़ना से ज्यादा, एक कहावत है कढ़ना, जितना पढ़े हैं उससे ज्यादा कढ़े कितना है। तो पढ़ाई से ज्यादा जो होता है ये दुनियादारी ज्यादा आवश्यकता होती है। आप बड़े बड़े जो आज के डेट में सफल व्यक्ति हैं उनके पास तो आप देखेंगे डिग्रीज कम होती होंगी, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है, कौशल। ठीक है, वो एक्सपर्ट होते हैं किसी क्षेत्र के, इसीलिए वो सफल व्यक्ति कहलाते हैं, अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठापित व्यक्ति कहलाते हैं। तो आपने क्या सीखा? लेविन के अनुसार जब व्यक्ति बाधाओं का सामना करता है तो उन्हें पार करने के लिए नए तरीके खोजता है, और इसमें क्या होता है, उसका मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बदल जाता है। और यही क्षेत्र परिवर्तन ही वास्तविक अधिगम है, जो कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। नई समझ का विकास होता है, यहाँ एक नया संज्ञानात्मक विकास होता है। गतिशीलता व्यक्ति को नए क्षेत्रों में ले जाती है, जहां वह पहले से अधिक सक्षम और अधिक अनुभवी बन जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग, ठीक है, इसके बाद क्षेत्रवाद का व्यवहारिक अनुप्रयोग समझते हैं कि इसका वास्तव में कहां प्रयोग होता है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं भैया? शिक्षा में शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को समझकर उचित लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं एक चीज कहा गया है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यानी हर बच्चा अद्वितीय होता है। क्या होता है? यूनिक, UNIQUE, अद्वितीय होता है, यानी एक से दूसरा बच्चा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हर बच्चे की आवश्यकताएं भी अलग अलग हो सकती हैं, उसके अनुरूप हमको अपने शिक्षण प्रणाली, ठीक है, अपने सिखाने की शिक्षण नीति को बदलना पड़ता है, और उसके अनुरूप हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। तो शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को समझकर उचित लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, ये पहला फायदा है। दूसरा, संगठनात्मक व्यवहार में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी क्या करते हैं? कार्यस्थल पर कर्मचारियों की प्रेरणा और लक्ष्य प्राप्ति को समझने में सहायक। ठीक है, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले हैं, उनकी बाधाओं को समझें। ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, कंसीडर करें कि क्या वास्तविक जेन्युइन लेबर पर धरातल स्तर पर क्या समस्याओं का सामना करते हैं, और उसके अनुरूप आप लक्ष्य निर्धारित करें उनको, जिससे कि वे आसानी से लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं, और उसके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उसके निवारण के लिए भी उनको उपाय आप बताएं। ठीक है, जनरली क्या करते हैं प्रबंधक या ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ होते हैं, वो सिर्फ टारगेट देते हैं, प्रेशर देते हैं कर्मचारियों को। ठीक है, लेकिन कभी भी जेन्युइन लेवल पे, धरातल स्तर पर वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि उनको वास्तव में उन कर्मचारियों को किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा शिक्षा विभाग इससे सटीक उदाहरण नहीं है। जहां पर आज क्या है, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षक को प्रयोगशाला यंत्र समझ लिया गया है, प्रयोगशाला की मशीन समझ लिया गया है, तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। रोज 4 फरमान आते हैं, ये करना है, वो करना है, ये पूरा करो, वो पूरा करो, लेकिन वास्तविक लक्ष्य जो है, जो कि अधिगम है, जो कि शिक्षण कार्य है, कहीं न कहीं उससे शिक्षक जो है विमुख होता जा रहा है, लक्ष्य से हटता जा रहा है, और इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। ठीक है, वास्तविक लेवल पे समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि टीचर्स को लगातार प्रयोगशाला, एक स्कूल को प्रयोगशाला बना दिया है, और टीचर्स को प्रयोगशाला का यंत्र बना दिए हैं, और लगातार जो है उसका प्रयोग किए जा रहे हैं। आज की जो ये मीडिया क्रांति है, मोबाइल पर तरह तरह के ऐप आ गए हैं, तरह तरह के जो है डेटा जो है जिनको फीड करने हैं, उसी में शिक्षक उलझा रहता है। इसके बावजूद भी तरह तरह के अन्य शिक्षा के अलावा अन्य कार्य दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षक उलझा रहता है, और कहीं न कहीं जो उसका मूलभूत कार्य है शिक्षण वो सही से नहीं कर पाता है।
तो ऑर्गेनाइजेशन यानी शिक्षा विभाग को इसको समझने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग गलत लिखा है हमने, ऑर्गेनाइजेशन, छोड़िए जाने दीजिए इन बातों को, ठीक है। समझ गए हैं आप लोग। संगठनात्मक व्यवहार में कहाँ होता है? तीसरा है मनोचिकित्सा में व्यक्तित्व विकास और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने में उपयोगी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। व्यक्तित्व विकास और व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना। अब व्यक्तित्व विकास क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या है? फिजिकल जेस्चर्स नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाना जरूरी है। ये सिर्फ हमारा भौतिक अपीयरेंस नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा हूँ कि बहुत खराब दिख रहा हूँ। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? अगर मैं आपको सही से हर कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं तो आप मुझे देख रहे हैं। तो द वे आई टॉक, द वे आई वॉक, द वे आई स्माइल, जैसे मैं मुस्कुराता हूं, जैसे चलता हूं, जैसे कार्य करता हूं, द वे आई इंटरेक्ट विद द पीपल, जिस तरह से लोगों से अंतःक्रिया करता हूं, बातचीत करता हूं, ठीक है। एंड द वे आई एम यूजफुल फॉर देम, किस तरह से मैं उनके लिए लाभदायक हूं। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द पर्सनैलिटी। ये सारा व्यक्तित्व का हिस्सा होता है, उसके अंदर समाहित होता है। तो व्यक्तित्व विकास और व्यवहार परिवर्तन, अगर हम अलग अलग टास्क देते हैं, अलग अलग बाधाएं देते हैं किसी मरीज को, तो उसके अनुरूप उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसको देख करके डॉक्टर उस मनोरोगी का इलाज करते हैं। इस तरह से मनोचिकित्सा में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्षेत्रवाद का, ठीक है। बस इतना ही काफी है कुर्ट लेविन के बारे में पढ़ना। और लास्ट में मुख्य बिंदु आज हमने क्या सीखा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बस ये खत्म हो गया। हमने क्या सीखा? क्षेत्रवाद, इसके जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन है। इसका जन्म कहां से हुआ? क्षेत्रवाद गेस्टाल्टवाद से विकसित हुआ है। कुर्ट लेविन ने इसे एक पूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। इसके 3 घटक, ठीक है, 3 सिद्धांत मेन कौन है? कर्षण शक्ति, सदिश गति सिद्धांत और गतिशीलता सिद्धांत। ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। और क्षेत्र परिवर्तन ही लास्ट में अधिगम है, बाधाओं को पार करना और अनुकूलन करना सीखने की प्रक्रिया। बाधा जब हम पार करते हैं तो क्या है, नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अगर आपको यूरोप भेज दिया जाए जहां पर हमेशा ठंडी रहती है, तो वहां पर आपको कुछ दिन छींक आएगी, बुखार होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका शरीर वहां के वातावरण के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेगा? ढाल लेगा, जिसको कहते हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन, ठीक है। तो जब हमारे पास समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उनका समाधान करने में हमें धीरे धीरे क्या है, हमारे अंदर अनुकूलन आता है, ठीक है। टेंशन आएगी तो टेंशन से उबरना सीख लेते हैं। आज जैसे हमारे आपके ऊपर, ठीक है, हमारे जो अध्यापक हैं बेसिक के, उनके ऊपर समस्या आई हुई है। क्या समस्या आई है? यूपी टेट पास करना है। तो जनरली पहले क्या करते थे, 2 बजे का 3 बजे का स्कूल होता था, उसके बाद आते थे, बढ़िया खाना खाए, सो जाते थे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? आए, ठीक है, मुंह हाथ धोए, चाय पिए, हल्का सा नाश्ता किए, उसके बाद अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग चले जाते हैं, नहीं घर पे बैठ के 4 से 8 पढ़ रहे हैं, उसके बाद नाश्ता पानी किए, फिर दोहरा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। स्कूल में सुबह चले जाते हैं, वहां स्कूल की जिम्मेदारियां पूरा करते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने आप को, ये जो नई बाधा आई यूपी टेट पास करने की, उसके अनुकूल अपने आप को उन्होंने ढाला, अनुकूलन किया, और इसमें इन्होंने क्या प्राप्त किया? अधिगम भी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये गलत है, सही है, इस पे आज हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। गलत है, पूरी तरह से गलत है, लेकिन फिर भी everybody has an opportunity to get something in his or her life. Whenever we have the problems, we learn a lot of things. जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल बात समझाना चाहूंगा मैं। देखिए, दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक, एक होते हैं नकारात्मक। एक होते हैं सक्सेस यानी सफल लोग, एक होते हैं फेल्योर यानी असफल लोग। सफल लोग और असफल लोगों में क्या अंतर होता है, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। देखिए, सफल लोग जो होते हैं, सफल और असफल, असफल, सफल लोग समस्या जो आती है उसको वह अवसर के रूप में लेते हैं।
कैसे, अवसर के रूप में लेते हैं। और असफल लोग जो है, जो समस्या आती है उसको वो बहाने के रूप में लेते हैं, एक्सक्यूजेस के रूप में लेते हैं। ठीक है, whenever you have the problems and you try to solve them, जब आप पास समस्या आए उसको आप सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। एंड गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग, ईश्वर हमेशा आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है। हाउ विल ही गिव यू, कैसे देगा वो? क्या आपको वो ढेर सारे गिफ्ट के पैकेट भेजेगा? नहीं, वो आपको हमेशा समस्याएं ही देता है। एक समस्या देगा, दो समस्या देगा, तीन समस्या देगा, चार समस्या देगा, ढेर सारा समस्या 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 दे देगा। और इसी में बीच में आपको वो गिफ्ट का पैकेट भी भेज देता है। ठीक है, गिफ्ट का पैकेट भी भेजता है। तो सफल लोग क्या करते हैं, उन समस्याओं के ढेर में से उस गिफ्ट के पैकेट को खोजने का प्रयास करते हैं, यानी अवसर को प्राप्त करते हैं। तो दे टेक द प्रॉब्लम्स एज एन अपॉर्चुनिटी and be successful in their life, whether, ठीक है, where the fellow people what they do, you know, असफल लोग क्या करते हैं, वो बहाना, ठीक है, एक्सक्यूजेस देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा। ठीक है, समस्या आई है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अपने अंदर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आई कैन डू, आई विल डू, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, आई कैन सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स एंड गॉड इज ऑलवेज विद मी। Keep all these 5 points in your mind always, guys. हमेशा ये 5 बिंदु अपने दिमाग में रखिए। मैं कर सकता हूं, I can do, मैं करूंगा, I will do। क्यों? क्योंकि I am the leader of my life। यही सक्सेस पीपल जो होते हैं, लीडर होते हैं। यही सक्सेस या सकारात्मक लोग ही लीडर होते हैं। ठीक है, सफल लोग हमेशा क्या सोचते हैं, I am the leader of my life। मैं अपने जीवन का नेतृत्व करता हूं, इसलिए I can solve all my problems। मैं अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, मैं समाधान करता हूं। ठीक है, एंड गॉड इज ऑलवेज विद मी। हमेशा विश्वास रखिए ईश्वर के ऊपर, वो हमेशा हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। हमें आपको अपना सिर्फ कर्तव्य करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।